Hello everyone. We are going to continue this lecture today. In the last lecture, we discussed about integrations, abstract formulas और algebra of integration कैसे डील किया जाता है वो हमने देखा था. हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अभी और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है इंटीग्रेशन का, फॉर एग्जांपल ग्राफिकल सिग्निफिकेंस हो गया या फिर उसके आगे हम कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि भाई किस तरह सॉल्व की जाती है. तो हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और देखो, लेट्स सी कि हाउ विल वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. जैसे मैंने बोला कि भाई हमारे पास इस तरह का मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, dt अपॉन 60+1, मान लीजिए इस तरह से दिया. तो हमने जो वेरिएंट्स डिस्कस किए थे जिसमें हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता था, उसमें मोस्टली वेरिएंट्स थे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में, जिसमें डिनोमिनेटर को हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया कर सकते थे, या फिर हम दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती थी जिसमें एक को सब्स्टिट्यूट करते थे, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होता था. वैसे ही हमारे पास ये भी बन रहा है. इसमें कभी कभी हमें क्या होता है कि इतना आसानी से दिखता नहीं है भाई किसका क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम हिट एंड ट्रायल भी करते हैं कि भाई इसको रखेंगे तो क्या बनेगा. तो थोड़ा इसको हिट एंड ट्रायल के थ्रू करना ज्यादा बेटर रहता है. तो अगर मैं मान लो यहाँ पर कहता हूँ कि पुट z इज इक्वल टू कितना 60+1, तो अगर मैं इसको z लिख लेता हूँ तो हमारे पास dz/dt करना पड़ेगा. अपने को क्या मिलेगा, दिस इज 6. तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो dt को मैं लिख सकता हूँ dz/6. इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो i की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज नथिंग बट dz/6 होल डिवाइड बाय z. तो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ dz/z. तो हमारे पास हो जाता है 1/6 ln z प्लस c. c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो z को आप वापस लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एग t जो हमारे पास दिया हो, तो 60+1 हमारे पास हो जाएगा एंड देन प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगा सकते हैं. वैसे हम और भी सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें ये देखना है कि जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि भाई i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बोला साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई 1+3 cos थीटा. अब इसमें भी हमें दिख रहा है कि जो नीचे वाला है उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऊपर वाली की टर्म बन सकती है. तो वही हम एक बार ट्राई कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमने z को रखा क्या 1+3 cos थीटा और उसको हमने फिर डिफरेंशिएट कर दिया, तो dz/d थीटा हमारे पास क्या बन जाता है, दैट इज इक्वल टू 3 cos का माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा. ये हमारे पास डिफरेंशिएशन बन जाएगा. तो अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा दैट विल बी इक्वल टू -1/3 टाइम्स ऑफ dz. उसको बैक सब्स्टिट्यूशन अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाता है, दिस इज गोइंग टू बी -dz/3 एंड होल डिवाइड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा 3. सो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dz/z. तो हमारे पास कितना हो जाता है -1/3 ln z प्लस c. तो हमारे पास होता है 1/3. z को आप वापस रख दीजिए, हमने जो z लिखा हुआ था, तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा. इस तरह से हम लोग आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, हमें ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं. और मेनी मोर केसेस आर देयर लाइक दिस. ठीक है, तो इस तरह से हमें किस तरह से इन क्वेश्चंस को किसको डील करना है वो हम करते रहेंगे. राइट, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़े डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले केसेस भी कर लेते हैं. तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. जैसे करना यही है हमारे पास, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन वाले कर लेते हैं फॉर्मेट में, कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है तो किस तरह से करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई आपने लिया x प्लस 1/x और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको 1 - 1/x² इंटू dx. इसको आपको इंटीग्रेट करने का बोला है. हालांकि इसको इंटीग्रेट हम नॉर्मली भी कर सकते हैं. आप इसको सीधा एक्सपेंड कर दो, आपका एक एक पॉलिनोमियल टर्म आ रही होगी, आप उसको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हो. अदरवाइज हमारे पास एक तरीका और है जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कर सकते हैं. तो जैसे मैंने बोला कि भाई पुट क्या हमारे पास हो जाएगा z इज इक्वल टू x प्लस 1/x, और इसको मैं क्या करता हूँ डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो dz/dx हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 - 1/x². तो अगर मैं इसको देखता हूँ और रीअरेंज करते हैं तो dz की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/x² और ये हमारे पास बन जाएगा dx. अब आप देख सकते हैं कि हम वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको, और हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज z एंड दैट इज dz, एंड अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाता है z²/2 प्लस c. बाद में चाहो तो आप z को सब्स्टिट्यूट कर दो, आपने जो z को लिखा था उसके टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा. इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो हमें ज्यादा ऐसा इशू होने वाला नहीं है. राइट, अच्छा ये हमने कर लिया, तो हम लोग को एक दो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले केसेस भी देख लेते हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है
कि क्या होता है उसमें बस लिमिट्स आ जाती हैं। तो जैसे कि मैंने केस लिया कि भाई हमने बोला ऐसे ही कुछ उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, और हमने बोला डी थीटा यहाँ पर इस तरह से, और मैंने बोला पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो डेफिनेट और इंटीग्रेट और इनडेफिनेट में बस इतना अंतर है कि डेफिनेट में आपके लिमिट्स आते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। लोअर वैल्यू ऑफ थीटा, अपर वैल्यू ऑफ थीटा, जहां पर भी लिमिट्स लिखी दिखे समझ लेना वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हमारे पास है तो उसमें करना वही है जो हमने रूल सारे सीखे हैं, जितने भी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सीखे हैं वो सारे के सारे इसमें लगते हैं। बट इसमें ऐसा है कि भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको सॉल्व करना है तो डेफिनेटली हमें करना पड़ेगा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा अगर आप इंटेलिजेंटली देखो तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो हमारे पास क्या बन जाता है 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, राइट, बिकॉज साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा इंटू 2 क्या होता है साइन 2 थीटा। और हमारे पास हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पाई बाय 6 हमारा ये हो गया और पाई बाय 3 हमारे पास ये हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई इसमें अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा होल डिवाइड बाय 2, कहां से कहां तक पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3। देखो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। इसमें आप क्या करो साइन थीटा को टी ले लो और कॉस सीधा डी थीटा क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, एंड आपका सीधा सीधा इंटीग्रेशन t²/2 हो जाएगा और वापस आप रख सकते हो उसको वापस। तो इसमें हमारे पास ये बन गया है। और हम लोग क्या करते हैं इसमें बस देखो जब ऐसा हो जाता है, जब हमारा फाइनल आंसर आ जाता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट बना के लोअर नीचे लिख लेते हैं और अपर लिमिट ऊपर लिख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आप पूरे में पहले इसको लिखिए तो कितना आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2π/3 होल डिवाइड बाय 2, फिर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद फिर इसको रखेंगे, ठीक है, एक माइनस आता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, ये हो जाएगा 2π/6 होल डिवाइड बाय कितना 2, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1/2 कितना हो जाता है, cos ऑफ 2π/3 इज -1/2, cos 120 -1/2 होता है, ये हो जाएगा +1/2 और ये हो जाएगा 1/4। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना बन जाएगा cos ऑफ π/3, cos ऑफ π/3 कितना होता है हमारे पास, इट्स गोना बी 1/2, π/3 is 60 और ये हमारे पास हो जाएगा 1/4। तो हमारा सीधा कितना हो जाएगा, सीधा हमारा 1/4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बस इतना होता है कि आपका डेफिनेट आंसर आता है, राइट, आपकी कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही होगी, कुछ फिक्स वैल्यू आ रही होगी। इसमें फिक्स वैल्यू नहीं आती, इसमें फंक्शन आता है, राइट, इसलिए हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होती, बाकी सारे रूल्स वही होते हैं। इसमें सी ना आके सी नहीं लगता है, यहाँ पर हम लोग क्या स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लोअर और अपर टर्म लिख लेते हैं, फिर एक बार इस पूरे में आपको अपर टर्म लिखनी पड़ेगी, फिर माइनस करके फिर इस पूरे में आपको लोअर टर्म लिखनी पड़ेगी। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमें इसमें अच्छे से क्लैरिटी डेवलप हो जाए। बाकी सॉल्विंग तो वैसे ही करनी है जैसा हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में किया था, उसके अलावा हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं वैसे। तो जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आप बोल दीजिए कि भाई ln x इंटू 1/x इंटू dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए ऐसा बोल दिया। अब देखो भाई इंटीग्रेशन हम वैसे ही करेंगे जो रूल्स हमने सीखे हैं, इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मैं ln x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये उसका dz बन जाएगा। तो वही हम करेंगे, देखो z हमारे पास क्या होता है ln x, और मैं क्या करता हूँ dz/dx कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाता है 1/x। तो हमारे पास क्या हो जाता है dz इज इक्वल टू dx/x। तो इसको अगर हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है इंटीग्रल ऑफ कितना z dz, ठीक है। अच्छा अगर हमने z पुट किया तो हमारे लिमिट्स भी चेंज होंगे, राइट, लिमिट्स चेंज होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं 1 रखता हूँ, लिमिट्स निकालना बहुत आसान है, आपने z को ln x रखा है तो आप क्या करो कि लोअर लिमिट पे x को रख दो। अगर मैं इसका z का लिमिट्स निकालना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पहले फंक्शन था x में, अब हो गया z में, तो यहाँ लिमिट्स x की थी, अब z की आएंगी। तो ज्यादा कुछ नहीं, x को आप रख दो, जैसे 1 है तो 1 के करस्पॉन्डिंग z कितना होगा 0, तो यहाँ पर 0 रख दो कि ln 1 0 होता है। 2 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू कितना आ जाएगी, ln 2 आ जाएगी, इस तरह से। तो हमारी नई लिमिट्स आ गई हैं 0 से लेके ln 2। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो हमारा क्या बन जाएगा z²/2, और लिमिट्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होंगी 0 से लेके ln 2। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पर ln 2 को रख देंगे तो ln 2 का होल स्क्वायर बाय 2 और -0²/2, उसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इतना सा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत होने वाली ही नहीं है।
चलिए, अगर ये क्लियर होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब ग्राफ में इसका यूज क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। अब ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इंटीग्रेशन का, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई ग्राफिकल कुछ मतलब तो होता है, बिकॉज अगर न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था या यूं कह के इन्वेंट किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि मेन रीजन ये था कि उसको ग्राफ के जो फंक्शंस थे उनका एरिया निकालना था। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास कुछ एक्स और वाई हमने इस तरह से सिस्टम दे के रखा है, मान लीजिए ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में हमने कोई एक फंक्शन दे के रखा है इस तरह से कि हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है, मतलब कोई भी फंक्शन है हमारे पास, हमने इस तरह से दिया है और हमें क्या करना है कि हमें इसके बीच में एरिया निकालनी है। x1 कोऑर्डिनेट है और हमें x2 के बीच में, इन दोनों के बीच में एरिया कितना है फंक्शन और x एक्सिस के बीच में, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, उन्होंने सोचा कि क्यों हमें ऐसे निकालना तो बहुत मुश्किल होता है, तो वो सोचे क्यों ना हम इनको छोटे 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 रेक्टेंगल से भर दें और उन सभी रेक्टेंगल्स का टोटल एरिया निकालें, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली कितनी एरिया कर्व के नीचे वो हमें मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनको मान लें कि इनमें छोटे 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 रेक्टेंगल्स यहाँ पर हमने भरे हुए हैं, हालांकि बहुत छोटे हैं, मैं सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि भाई इतने बड़े बड़े हैं, बट द रेक्टेंगल्स हियर आर वेरी स्मॉल। ऐसे मान लो इस तरह से उन्होंने काफी सारे रेक्टेंगल्स भर दिए, राइट, बहुत छोटे छोटे होंगे उनका, तो आपका एरिया निकलना कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो जैसे उन्होंने बोला कि भाई इतने छोटे छोटे उन्होंने रेक्टेंगल्स भर दिए थ्रू आउट, जहाँ से जहाँ तक उन्होंने एरिया निकाल लिए वहाँ तक उन्होंने छोटे छोटे ऐसे रेक्टेंगल्स भर दिए ऐसे। तो अब क्या हुआ कि भाई अगर हमें ये निकालना है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है, देखो एक्यूरेट एरिया तो नहीं है, कि आप देख सकते हैं कि ये जो ये वाले पॉइंट्स है ना, यहाँ पर आपका एरिया रुक रहा है। अगर आप इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के ऐड कर दोगे तो ये वाली एरिया मिसिंग रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल के बीच में एरिया नहीं आ रही। तो इसीलिए क्या करते हैं, इन रेक्टेंगल्स की ब्रेड्थ को बहुत छोटा कर देते हैं, जिससे अगर ये छोटा कर देंगे तो ये जो लेफ्ट आउट स्पेस है वो छोटा होने लगेगा, जिसकी वजह से एरर बहुत कम आता है एरिया में। तो इस तरह से इंटीग्रेशन जो है वो एरिया को अच्छे से निकाल लेता है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो वही बोलते हैं भाई अगर हम x दूरी पे किसी रेक्टेंगल को लेना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर x दूरी पे है और इसका जो थिकनेस है हमारे पास, वो उसने बोल रखा है भाई dx थिकनेस का मैंने रेक्टेंगल लिया है, विड्थ इसका इतना है, और इस इंस्टेंट पे जो इसकी हाइट है मान लीजिए वो इस इंस्टेंट पे कितनी है, y है। तो अगर मैं इसका छोटा सा एरिया, d मतलब होता है बहुत ही छोटा एलिमेंट, तो da मतलब छोटा एरिया, अगर मैं इसका छोटा एरिया निकालना चाहता हूँ तो उसका कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, y इंटू dx कर दिया। अब अगर मैं टोटल एरिया निकालना तो सभी रेक्टेंगल्स का हमें एरिया ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें सम करना पड़ेगा, इसको कहते हैं समेशन। समेशन मतलब हम सम कर रहे हैं, तो समेशन डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है, वहीं पर अगर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वही समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। समेशन इज एडिंग डिस्क्रीट थिंग्स, इंटीग्रेशन इज एडिंग कंटिन्यूअस थिंग्स। तो अगर क्योंकि ये बहुत छोटा है तो अगर मैं टोटल एरिया निकालना होता है तो टोटल एरिया विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ y dx। और यहाँ पर लिमिट्स का मतलब क्या होता है कि कहाँ से कहाँ तक निकाल रहा है, x1 से लेके x2 तक निकाल रहा है। तो आपका बेसिकली हो जाता है कि x1 से लेके x2 तक का एरिया निकल रहा है। तो ये क्या बताता है, एरिया फ्रॉम x1 टू x2 बिटवीन द गिवन कर्व एंड द x एक्सिस। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग इनके बीच का एरिया निकाल सकते हैं। दिस इज द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, और इसी मेन पर्पस के लिए इंटीग्रेशन एक्चुअल में बनाया गया था। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई दो केसेस करते हैं, पहला ऐसा कि अगर हमें इंटीग्रेशन का एरिया पूछा है तो वो कैसे निकालेंगे, और दूसरा वाइस वर्सा कि अगर हमें एरिया पूछा है तो हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मुझे बोला एक सिंपल सा क्वेश्चन कि मैंने आपको एक कर्व दे दिया y इज इक्वल टू 4x², राइट। तो बेसिकली फाइंड एरिया बिटवीन this curve and x axis ऐसा हमारे पास होता है। इस कर्व और x एक्सिस के बीच में क्या होता है, आप निकालिए क्या होगा, एरिया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं ग्राफ को बना के मतलब दिखाता हूँ कि भाई होता क्या है, इसका कर्व बन कैसे रहा होगा। तो अगर मैं इसका कर्व अप्रोक्सीमेटली बनाने की कोशिश करूँ, नॉट एग्जैक्टली क्योंकि हमें पूरा कर्व नहीं चाहिए, हम सिर्फ किसी पार्ट्स का दिखाएंगे जिसका हमें चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए y वर्सेस x मैंने ग्राफ बना दिया, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इसका ग्राफ मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 4 ऑफ x²। अब मैंने बोला कि भाई आपको
लिमिट्स भी देना चाहिए एंड एक्स एक्सेस मान लीजिए बिटवीन कितना x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4, यानी आपको बताना है कि x इक्वल टू 1 और 4 के बीच में एरिया निकालिए। तो x इक्वल टू 1 हमारे पास मान लीजिए यहाँ आ रहा होगा और x इक्वल टू 4 मान लो यहाँ पर आ रहा होगा, तो मैंने बोल दिया कि भाई इसके बीच में निकालना है, आपको ये वाला पूरा एरिया निकालने को बोला गया है, राइट। तो हमें क्या करना है, फंक्शन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालने को बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हमने वो जो तरीका सीखा टोटल एरिया कैसे निकाला जाता है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। टोटल एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y dx, कहां से 1 से लेके 4 तक, क्योंकि आपको 1 से लेके 4 तक का एरिया निकालना है। तो आप रख दीजिए यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है, y हमारे पास दिया 4x² और ये हो जाएगा dx, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 से लेके 4 तक। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x³/3, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 4 तक। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मैं सीधा सॉल्व कर देता हूँ। इसमें आपका कितना हो जाएगा, 4³ कितना होता है 64, 64 माइनस 1 है 63, 63/3 इज 21, 21 into 4 is 84, 84 यूनिट्स में आ जाएगा। मैं इसको यूनिट्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि x और y आपने क्या लिया होगा। अगर मीटर में है तो आपका सीधा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और कोई अगर यूनिट्स रखी है तो उसका आ जाएगा। तो हम लोग सिंपली इसको यूनिट्स में आंसर लिख देते हैं, इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास का मेन रीजन होता है, मेन सिग्निफिकेंस होता है, मेन यूज होता है मैथ्स के अंदर। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया कि भाई हमने बोला y इज इक्वल टू x⁴, तो आपको बताना है फाइंड एरिया फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू +1। आपको -1 से +1 के बीच में एरिया निकालना है, ये निकालने को बोला है। तो अगर अब इसको करना है तो पहले अगर ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ बना लिया करो, ठीक है। ग्राफ बनाने से हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि भाई हमें कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने ऐसे किया, ये मान लो x है, तो अगर मान लो इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ भी ऑलमोस्ट बायक्वाड्रेटिक टाइप का ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्लोप, मतलब ज्यादा शार्प होता है। अगर आपको x² वाला होता तो थोड़ा ऐसे खुला होता है, ऐसे जाता, लेकिन ये थोड़ा x जितना आप पावर इवन बढ़ाते रहेंगे उतना ज्यादा चिपकता रहेगा, मतलब ये बाय एक्सेस की तरफ जाने लगेगा। x6 होता तो अंदर बनता, x8 होता तो और अंदर बनता, इस तरह से। तो हमने बोला कि -1, तो -1 हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाता है -1, और यहाँ कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू +1। इसके बीच में हमें एरिया निकालना है, तो हमें ये एरिया निकालने को बोला गया है ऐसा। तो आप बताइए कि भाई ये एरिया क्या होगा। तो सिंपल है, हमसे अगर एरिया पूछा तो करना क्या है, आपको सिंपली y dx करना है। अगर x एक्सिस से एरिया पूछा गया तो हमें यही करना है और हमें कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो y dx क्या हो जाएगा, x⁴ dx, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, कितना हो जाएगा x⁵/5, और ये हो जाएगा -1 से 1। आप चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो या फिर ऐसा एक लगा के भी छोड़ दो, मतलब वही होता है। तो आप पहले इसको 1 को रख दीजिए, कितना हो जाएगा 1/5 माइनस फिर -1/5 आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2/5। तो 2/5 यूनिट्स का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को भी कर सकते हैं आराम से, राइट। अब क्या होता है कि कुछ अलग टाइप के केसेस भी बनने लगते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका इस तरह का कर्व बन रहा है जो आपका y से मतलब x से नीचे आता है, उस केस को भी देख लेते हैं, उससे हम थोड़ा और डिटेल में इसको समझ पाएंगे। तो जैसे मैंने बोल दिया, इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ कि उसको हटा के मैं x³ का फंक्शन ले लेता हूँ, राइट। आई एम टेकिंग अ फंक्शन ऑफ x³। तो मैंने क्या बोला कि भाई आप क्या करिए, x³ का फंक्शन लीजिए। तो y इक्वल टू x³ है हमारे पास, तो हमारे पास है फाइंड एरिया ऑफ कर्व विथ x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू -2 टू x इज इक्वल टू +2। ये हमारे पास है, इसको हमें निकालने को बोला है। अब ये कर्व कैसा है ना कि थोड़ा नीचे भी जाता है, ये सिर्फ ऊपर नहीं रहेगा x एक्सिस से नीचे भी जाता है। तो मैं ग्राफ के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि भाई होता क्या है। इस ग्राफ को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मैंने y एक्सिस दिया है और यहाँ पर मैंने एक x एक्सिस प्लॉट कर दिया इस तरह से, मान लो इस तरह से, और मैंने इसको ऐसे प्लॉट करूंगा तो हमारे पास जो x³ होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, इस तरह से। तो ये हमारे पास y इक्वल टू x³ होगा, थोड़ा सा सिमेट्रिक होता है, अगर नहीं दिख रहा है तो मान लो सिमेट्रिक ही है। और उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि आप x इक्वल टू -2 से +2 के बीच में बताइए। तो उन्होंने बोला कि x इज इक्वल टू -2 लीजिए, और यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू +2 लीजिए इसको, और आप ये वाला एरिया निकालिए। क्योंकि x एक्सिस से एरिया निकालना होता है तो हमें इस तरह से एरिया निकालना पड़ेगा। इसमें कर्व नीचे भी आ रहा है। अब देखो इंटीग्रेशन की खासियत ये होती है कि इंटीग्रेशन नो डाउट आपका एरिया निकालेगा,
बट प्रॉब्लम होता है कि इंटीग्रेशन जब एरिया निकालता है तो साइन के साथ निकालता है। अगर आपका एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है तो आपका पॉजिटिव होगा, और अगर एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन थ्रू इसका एरिया निकालता हूँ तो नेगेटिव में आएगा, और इसका एरिया निकालता हूँ तो पॉजिटिव में आएगा। और इस केस में अगर हम गलती करते हैं भाई टोटल एरिया निकालने के लिए फुल इंटीग्रेशन कर देते हैं तो उससे आंसर गलत आ जाता है। जैसे देखिए, अगर मुझे टोटल एरिया निकालने को बोला है और मैंने बोला भाई हम y dx ही कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर x क्यूब हमारे पास है इंटू डी एक्स एंड वी हैव डन -2 से 2, तो हमारे पास बन जाता है x4 होल डिवाइड बाई 4, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2, तो आप रख दीजिए 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, तो 16/4 और माइनस ये -2 की पावर 4 विच इज अगेन 16, तो 16/4, तो हमारे पास क्या आ जाता है 0। तो इससे पता चलता है कि एरिया 0 है, बट एरिया 0 नहीं है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन से एरिया निकालते हो तो जो एरिया x से ऊपर होता है वो पॉजिटिव में आता है, और जो x से नीचे होता है वो नेगेटिव में आता है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, और सभी एरिया को ऐड कर रहा होता है, तो नेगेटिव में और पॉजिटिव में एरिया ऐड होकर अपने आप 0 हो जाता है, बट 0 नहीं होता। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, ऐसे केस में हमें अलग अलग हमें एरिया निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, A1 A2 का एरिया अलग अलग निकालेंगे। तो आप नीचे वाले कर्व का एरिया अलग निकालो, ऊपर वाले कर्व का एरिया निकालो अलग। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे A1 निकाला जा रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, y dx करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0। तो हम बात करते हैं x क्यूब, तो x क्यूब dx हमारे पास होता है, ये होता है -2 और ये होता है 0, तो बेसिकली x4/4 होता है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 से 0, ये होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आप देखेंगे क्या मिल जाएगा, इसको आप वापस रख दीजिए इसमें, तो 0 0 होगा, -10, तो आपका -4 यूनिट्स का एरिया आ जाएगा। -4 यूनिट्स इसलिए रह रहा है बिकॉज एरिया नीचे है, माइनस का मतलब होता है एरिया इज एट द लोअर पार्ट। वहीं पर अगर मैं A2 निकालने की कोशिश करूँ इसी पूरे मेथड से, बस आपके लिमिट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सब कुछ तो सेम रहने वाला है। कितना हो जाएगा, y dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। अगर मैं पूरा इंटीग्रेशन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर +4 यूनिट्स का आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर एरिया इसलिए पॉजिटिव में आ रहा है और नीचे एरिया तो नेगेटिव में आ रहा है, तो टोटल एरिया निकालने के लिए हमारे पास +4 करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा। तो इसीलिए होता है कि जब कोई भी कर्व में एरिया नीचे होता है और ऊपर भी होता है तो उस केस में एडवाइजेबल ये होता है कि नीचे वाले कर्व का एरिया अलग से निकालो, ऊपर वाले का अलग से निकालो, और फिर उनका मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, ठीक है, साइन के साथ नहीं। तो बस ये हमें और ध्यान रखना है कि एरिया जो अगर x से नीचे है तो नेगेटिव में आता है, ऊपर है तो पॉजिटिव में आता है। तो इस तरह से डायरेक्शनैलिटी ऑफ एरिया भी हो जाता है कि एरिया हम कह सकते हैं भाई एक तरह से उसका एक डायरेक्शन आ गया है, राइट। मतलब इट विल मैटर कि भाई आप कहाँ से एरिया ले रहे हो, ऊपर की तरफ ले रहे हो या लोअर की तरफ ले रहे हो। तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाती है। चलो मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ और करा देते हैं, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बोला कि भाई आप निकालिए y = x की पावर 5, तो इसका है फाइंड एरिया फ्रॉम x = -1 to x = +1। अब देखो इस केस में भी वही होने वाला है, ये x क्यूब की तरह का ही फंक्शन है, तो अगर आप सीधा इंटीग्रेट कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जितने भी क्यूबिक फंक्शंस होते हैं वो नीचे भी होते हैं ऊपर भी होते हैं, जितने भी सिर्फ इवन फंक्शंस होते हैं वो ऊपर ही होते हैं, तो उसमें अगर आप एक बार में इंटीग्रेशन कर दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नीचे होते हैं उसमें एरिया आपको नीचे वाले का अलग से निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले का अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर फंक्शन x एक्सिस से नीचे तो नेगेटिव में एरिया देता है। तो मेरा सजेशन यही है कि इस केस में भी आप ऐसा ही करिए, x की पावर 5 का जो फंक्शन बनता है वो भी वैसा ही बनता है। अगर मैं ग्राफिकली इसको दिखाना चाहूँ तो लगभग उसी की तरह बनता है, लेकिन थोड़ा जल्दी होता है, मतलब जल्दी उठता है इस तरह से। तो आपको बोला है कि भाई x = 1, यहाँ +1 दिया हुआ है और यहाँ पर -1 दिया हुआ है, इस तरह से। तो इनके बीच में आपको एरिया निकालने को बोला है, तो काम वही करना है, बिकॉज आपका पहले एरिया नेगेटिव आ रहा है, फिर आपका एरिया पॉजिटिव आ रहा है, तो आप अलग अलग निकालिए। तो इसका एरिया अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पर इसका एरिया हम थोड़ा सा नीचे वाले का निकाल देते हैं। क्या होगा, मान लीजिए इसका हमारे पास हो जाता है इंटीग्रल ऑफ y dx, इसका कर लो, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 करोगे तो क्या हो जाता है हमारे पास x की पावर 5 dx, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0। तो हमारे पास क्या होता है x की पावर 6/6 -1 से 0, और ये हो जाता है -1/6। इसका आंसर -1/6 आ गया। इस वाले का आप करके देखना, इसका +1/6 आ रहा होगा। इतना तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि भाई सॉल्व कैसे करना है। इसका आपका बनेगा x की पावर 6/6, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 रख देंगे, आंसर आ जाएगा 1/6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर +1/6 आ रहा है, उसमें -1/6 आ रहा है, ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। बट हमें एरिया निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1/6, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज 1/6, टोटल एरिया विल बी 1/3। तो इस तरह से हम लोग ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें आपको क्लैरिटी अच्छे से आ गई होगी।
हमने ये वाले क्वेश्चंस देख लिए। अब हम क्या करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन मतलब इन्वर्स होता है, जिसमें हमें एक्चुअल में एरिया इंटीग्रेशन पूछा जाता है, लेकिन हमारे लिए एरिया निकालना ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला कि भाई हमने इस टाइप का कोई सिनेरियो, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया इस तरह का, ओके। इस तरह से, और मैंने ये y का हमने दे दिया। अब क्या होता है कि हमने इस तरह से मान लीजिए ऐसा ट्रेपीजियम हमने दिया हुआ है, ऐसा। ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्या बोल के रखा है, 2 है। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास मान लीजिए 3 दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग 4 है, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने बोला है भाई 5 है, और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने 6 दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास पीछे हमने बोल रखा है कि भाई यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर मैंने बोल रखा है कितना है, +4 है। तो मान लीजिए ऐसे हमें सिनेरियो देके रखा है, और आपको पूछा गया है कि भाई फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y dx बिटवीन। तो पहला हमें पूछा है, फर्स्ट आप निकालिए x = 0 टू x = 3 के लिए। सेकंड आप निकालिए x = 3 से x = 6 तक, और लास्ट में आप निकालिए x = 0 से x = 6 तक। तो हमारे पास ये कुछ सिनेरियो दिए हुए हैं, और हमसे पूछा भाई ये वाली चीजें आप निकालिए। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हमें यहाँ इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, ना कि एरिया। देखो एरिया में और इंटीग्रेशन में बस इतना अंतर है कि एरिया हमारे पास एक स्केलर सम देता है, राइट। उसमें हमें ऐड करनी पड़ेंगी चीजों को, चाहे नेगेटिव एरिया हो चाहे पॉजिटिव एरिया, आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में अगर हमें निकालने को फुल इंटीग्रेशन बोला है वहां से वहां तक, तो एरिया अगर नेगेटिव में भी है तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ ऐड होकर हमें कुछ वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ पर वो एरिया नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर वो इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है बिकॉज फंक्शन हमें नहीं पता है। तो हम चाहें तो कर सकते हैं, बट थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो रेदर हमें पता है कि भाई y dx का मतलब क्या होता है, एरिया बिटवीन द फंक्शन एंड द x एक्सिस, और ये रेंज बताया। जैसे 0 से 3 बोला है, तो 0 से 3 हमारे पास कितना हो जाता है ये, तो हमें कितने पूरे की एरिया निकालने को बोला है फर्स्ट केस में। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम पहले वाले की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक अगर मैं करता हूं, तो इसका मतलब आपको वहां तक का एरिया निकालना पड़ेगा। ये ट्रिपीजियम बन जाता है। ट्रिपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाता है, 3 + 1 इनटू हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमारे पास कितनी है, 4 की देके रखी हुई है। तो हमारे पास कितना हो जाता है, दिस इज 2 एंड दिस विल बी 8। तो 8 यूनिट्स का हमारे पास जो है वो हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं भाई, हमारे पास सेकंड केस बन जाता है कितना, y dx। दूसरे में हमें बोला है कि कहां से कहां तक, 3 से लेके 6 तक निकालिए। तो 3 से लेके 6 तक हमें इंटीग्रेशन निकालने को बोला जा रहा है, एरिया नहीं। तो हम साइन के साथ लेंगे। तो 3 से 6 है, तो 3 से 4 कर लीजिए, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल हमारे पास एरिया जो बनेगा वो पॉजिटिव वाला बनेगा, हाफ बेस इनटू हाइट विच इज 1 × 4। और नीचे वाला एरिया जो है नेगेटिव में लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका हमारे पास बेस कितना है, 2 का है, इनटू हाइट हमारे पास कितना है, 3 का है। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, दिस इज 2 माइनस कितना हो जाएगा, 3 विच इज इक्वल टू -1 यूनिट। तो इसका मतलब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा वो -1 आएगा नेट। वहीं पर अगर हम थर्ड वाला केस ले लेते हैं, तो थर्ड वाले केस में हमारे पास क्या होने वाला है, इसमें इंटीग्रेशन पूछा है पूरा आगे से लेके पीछे तक, यानी 0 से लेके हमें पूछा है 6 तक। तो यहाँ पर हम फुल एरिया लेंगे, तो यहाँ आगे वाला हमारे पास इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालना है इसका पॉजिटिव के साथ, और नीचे वाला नेगेटिव के साथ। तो फुल ट्रिपीजियम का एरिया निकालोगे तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये पूरा 4 हो जाएगा, वो कितना है, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा ये, और यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू कितना हो जाएगा, दिस इज 4। फिर नीचे वाला हम नेगेटिव में लेंगे तो -1/2 इनटू कितना हो जाता है हमारे पास, दिस इज 2 इनटू हाइट हमारे पास कितना हो जाता है, 3। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हमारे पास कितना हो जाता है, दिस इज 2 एंड दिस इज 9। तो कितना हो जाता है 18, माइनस की अगर मैं बात करता हूँ तो हो जाता है 3। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15 यूनिट्स। तो 15 यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल जाता है। देखो एरिया जो होता है उससे उसको इंटीग्रेशन से निकालना आसान हो जाता है, बट एरिया एग्जैक्टली इंटीग्रेशन नहीं है। एरिया हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो एरिया चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, आपको उसका मैग्नीट्यूड ही ऐड करना है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन से निकालते हैं तो नीचे वाली एरिया को नेगेटिव में लिया जाता है, ऊपर वाली एरिया को पॉजिटिव में लिया जाता है, और वो उन सबको ऐड करके दे देता है।
तो हमें पहले देखना पड़ता है कि क्या पूछ रहे हैं। वो इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं तो एरिया को साइन के साथ लिया जाएगा, और अगर वो फुल एरिया पूछ रहे हैं तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखना है। तो इतना हमने ये क्वेश्चन कर लिया। इसके जैसा मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमारे पास बन सकते हैं इंटीग्रेशन के, फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, उस पर कर आते हैं और हमारा बेसिक मैथ इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन और दिया, इसी के जैसा एक क्वेश्चन देता हूँ। इसमें मैंने जैसे ये बनाया है और मैं बोलता हूँ कि भाई एक और सिनेरियो ले लो भाई। जैसे मैंने बोला कि आप ऐसा कर लीजिए कुछ, कि मान लीजिए हमने ये सिनेरियो लिया कि ये है और हमने क्या किया, ये ले लिया। तो हमने बोला भाई हमारे पास x है और ये हमारे पास कितना हो जाता है, y है। तो हमने क्या बोला कि भाई इस तरह का मैंने कुछ ग्राफ बना दिया है, ऐसा, ये ऐसा गया और आप ऐसा निकाल लीजिए, ऐसा। तो हमने क्या बोला कि भाई ये अगर सिनेरियो बनता है तो हमारे पास कितना आ जाता है 2, ये हमारे पास आ जाता है 3, और मान लीजिए हमारे पास ये है 5 और ये हमारे पास बोल रखा है 7 नहीं है, इसको मैं 6 ले लेता हूँ। और हमें बोल रखा है कि ये वैल्यू हमें दे रखी है 4 की, राइट, और हमें नीचे वाली की वैल्यू नहीं दी है। अब आपको पूछा गया है चीजें बताने के लिए, जैसे आपको बोला है आपको y dx निकालना है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 6 तक, आपको इसको फुल इंटीग्रेशन निकालने को करना है। तो इसको आप एक बार ट्राई करिए कि भाई इसको कैसे किया जाएगा, और अगर नहीं होता है तो आप देखिए कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि भाई इंटीग्रेशन पूछा है, इंटीग्रेशन पूछा है तो कभी कभी क्या होता है एरिया निकालना ज्यादा आसान पड़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको निकाल के देखते हैं। तो अगर मैंने बोला कि भाई हमें बोला है कि देखो पहली बात तो हमें इसका निकालना पड़ेगा कि ये हाइट कितनी है। रीजन ये है कि हमारे पास हम इसका एरिया तब तक नहीं निकाल पाएंगे इस ट्राइंगल का जब तक हमारे पास का हाइट नहीं पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइट जानने के लिए हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है थीटा और इसके नीचे वाला एंगल है थीटा, ये दोनों सेम होने वाले हैं। तो अगर मैं इसके हिसाब से टेन थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ तो टेन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज व्हाट 4/1। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से टेन थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ तो टेन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी, सपोज इसकी मैंने h हाइट लेके रखी हुई है, तो ये हो जाएगा h अपॉन ये कितना है हमारे पास 2 है। तो दोनों टेन थीटा बराबर होने चाहिए, तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाती है 8। तो h 8 है, h 8 होने का मतलब है कि नीचे इसका जो आएगा यहाँ पर -8 का कोऑर्डिनेट बन रहा होगा। अब अगर आपने एक बार इसको ऐसे निकाल लिया है तो हमारे पास सिंपल एरिया निकालना इजी हो जाता है। हम इंटीग्रेशन करेंगे y dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 6 तक, और हम लोग सीधा एरिया को ऐड कर देंगे। तो वो पॉजिटिव वाला एरिया है। तो पॉजिटिव वाला एरिया क्या करेंगे हम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ट्रिपेजियम है तो कितना है, बेस की लेंथ कितनी है 3 दे के रखी है, ऊपर वाली की लेंथ कितनी है 2 दे के रखी है, इनटू हाइट हमारे पास कितना है 4, नीचे वाले को नेगेटिव मिलेंगे तो माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस हमारे पास कितना है, इट इज 3, इंटू हाइट हमारे पास कितना है 8। तो हमारे पास कितना बन जाता है, दिस इज 2 5 10, ये बन जाएगा, माइनस कितना हो जाता है 12, तो हमारे पास हो जाता है -2 यूनिट्स। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं जिनको हम आराम से कर सकते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन पूछा जाता है बट एरिया के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, या फिर कभी कभी एरिया पूछा जाता है तो हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, लास्ट पार्ट जो आ रहा है इंटीग्रेशन का, उसमें हम लोग देखते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कैसे कैसे सॉल्व की जा सकती हैं या कैसे आती हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारे पास जैसे कभी कभी ये इंटीग्रेशन के फंडे को हम यूज करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए किसी अननोन फिगर के, या फिर हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं अननोन फिगर से। तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं भाई कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिर्फ मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा, उसका थ्योरी को अलग से नहीं। जैसे मैंने बोला कि भाई एग्जांपल मैंने दिया कि फाइंड एरिया ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस r, यानी बेसिकली हमें क्या करना है, इसको हमें प्रूव करना है कि भाई हमारे पास पाई आर स्क्वायर की एरिया होती है। हमें सबको पता है कि भाई डिस्क का एरिया अगर कितना है, अगर उसका रेडियस r है तो उसका एरिया कितना होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। बट उसको प्रूव कैसे करना है, उसको भी हम इंटीग्रेशन से प्रूव करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक डिस्क बनाई है ऐसे, और इस तरह से मान लीजिए हमने एक सर्कुलर डिस्क ऐसे बनाई है, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि भाई अगर ये r रेडियस की डिस्क है तो इसका हमारे पास कितना एरिया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई इसको अगर निकालना है तो मैं यहाँ से x दूरी पे जाके और dx थिकनेस का एक रिंग बना लूंगा, राइट। ऐसे मैं x पे गया और मैंने dx थिकनेस का एक रिंग बना लिया इस तरह से। तो ये जो थिकनेस है इसका वो dx हो गया, मान लीजिए dx थिकनेस है इसका, और इस रिंग की हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है, ये वाला छोटा सा रिंग।
अभी वाला छोटा सा रिंग है, उसको थोड़ा अच्छे से समझो क्या है। अगर मैं इस रिंग को काट के सीधा कर देता हूँ तो मुझे देखने को क्या मिलेगा, इस तरह से मुझे एक स्ट्रिप दिखाई देगी हल्की सी, राइट। इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, dx होने वाली है, और इसकी टोटल सॉरी इसकी जो विड्थ होगी वो dx होने वाली है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 2πx होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर। इसको काट के खोल दिया सीधा, तो 2πx का लेंथ होगा और dx थिकनेस होगा। तो इसका अगर मैं छोटा सा एरिया निकालना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2πx इंटू dx, ये आपके छोटे से रिंग का एरिया होगा। लेकिन अब क्या होता है कि अब हमें सभी रिंग्स का अगर मैं एरिया ऐड कर देता हूँ, छोटे 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 सभी रिंग्स का एरिया ऐड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पूरी डिस्क का एरिया मिल जाएगा जो कि r रेडियस की है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, टोटल एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समेशन करेंगे डीए का। समेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सभी छोटे छोटे रिंग्स की एरिया का। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि भाई हमारे पास ये दिया हुआ कितना, 2πx dx, और यहाँ पर हमारी ये जो छोटी छोटी रिंग्स है, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, हमें x वहां से वहां चुनना है ताकि हमें सारी रिंग्स हम ऐड कर पाए। तो आप जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं, रिंग का साइज बढ़ता चला जा रहा है, हम उनकी एरिया ऐड करके निकाल रहे हैं टोटल एरिया ऑफ द डिस्क क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो से लेते हैं ताकि सबसे छोटी रिंग जीरो रेडियस के रिंग हम लेंगे और r रेडियस के रिंग में जाएंगे, उन सबको ऐड कर देंगे। तो हमारे लिमिट्स क्या बन जाएंगे, जीरो से लेके r तक। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो कितना बन जाएगा, 2π इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और ये क्या हो जाता है, जीरो से लेके r। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2π और नीचे हो जाता है x स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाता है जीरो से लेके r तक। इसको अगर मैं पुट कर देता हूं फाइनली, तो हमारे पास आंसर आ जाता है पाई r स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ द एरिया ऑफ अ डिस्क इज डिराइव्ड। तो आराम से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिगर का जिसका हमें एरिया इतना आसानी से नहीं पता होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फिगर को छोटे 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 चीजों में कट कर देते हैं और उन छोटी चीजों की एरिया लिखने की कोशिश करते हैं, एंड देन हम उन एरिया को ऐड कर देते हैं, या यूं कहें कि इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमें कंप्लीट फिगर के एरिया या वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल जाता है। अब देखो ये हमारे पास हो गया। अगर यहीं पर मैं थोड़ा सा कर देता कि भाई हमें एरिया नहीं चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, फाइंड वॉल्यूम। मान लीजिए हमने बोला कि वॉल्यूम हमें निकालनी है ऑफ अ स्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस r। हमें रेडियस r के स्फेयर का वॉल्यूम चाहिए। तो हम लोग वो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं क्या करेंगे। जो हमने यहाँ किया वही हम वहाँ भी करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे होता है कि मैंने ऐसे बोला कि भाई ठीक है कि हमने एक स्फेयर ले लिया, मान लीजिए इस तरह से हमने एक स्फेयर लिया है और ऐसा हमारे पास ये एक स्फेयर बन गया है। ये इस केस में स्फेयर है, ठीक है, ये हमारे पास डिस्क नहीं है, स्फेयर। तो मैंने क्या बोला कि भाई जैसे हमने वहां पर डिस्क का एरिया निकालने के लिए छोटे छोटे रिंग्स में तोड़ा था, वैसे हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए, सॉलिड स्फेयर का एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए सॉरी, हम लोग छोटे छोटे शेल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग थोड़ा दूरी पे जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर x दूरी पे गए और x दूरी पे जाके हम लोग एक शेल बना लेते हैं dx थिकनेस का, ऐसे शेल बना लिया। तो हम क्या करते हैं, इसका छोटा सा वॉल्यूम लिखने की कोशिश करेंगे और सभी के वॉल्यूम्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसके वॉल्यूम को लिखना चाहूँ तो इसका वॉल्यूम लिखना बहुत आसान है। इसका सरफेस एरिया कितना है इंटू dx, मतलब थोड़ा सा थिकनेस दे दिया। आप विजुलाइज करके देखो, आप ऐसा शेल बना रहे हो, शेल मतलब एक स्फेयर होता है जो अंदर से हॉलो होता है। आपने एक ऐसा शेल बनाया है जिसका रेडियस कुछ है x और उसकी थिकनेस बहुत ही कम है, राइट, बहुत ही कम है, मिनिस्कुल थिकनेस है। तो उसकी वॉल्यूम अगर बात करोगे तो सरफेस एरिया इंटू हाइट कर देंगे, राइट। तो बेसिकली अगर मुझे इसका हमें छोटा सा हल्का सा वॉल्यूम लिखना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया 4πx स्क्वायर इंटू इसका टोटल हाइट, थोड़ा हाइट dx। तो अगर हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन सभी छोटे छोटे शेल्स की वॉल्यूम को, एंड देन हम लोग करेंगे तो 4π इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx बनने वाला है, कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक होगा। एंड देन हमें मिलेगा कि 4π और हो जाएगा x क्यूब बाय 3, और क्या हो जाएगा 0 से लेके r तक। तो हमारे पास क्या हो जाता है 4π r क्यूब बाय 3। तो इस तरह से हम लोग इसके वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस आते हैं जिसके थ्रू हम लोग वॉल्यूम निकालना सीख सकते हैं, और भी कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर्स होते हैं, उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन का रियल लाइफ यूज भी है, उसके फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी काफी सारे बनते हैं, राइट। अब अगर ये प्रॉब्लम्स हो गए तो मैं कुछ मिससेलेनियस प्रॉब्लम्स भी करवा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो जैसे अगर मैंने बोला कि ठीक है ये हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की कंबाइंड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि भाई ठीक है, हमने बोला कि एग्जाम्पल मैंने दिया कि आपको x दिया हुआ है t³ - t² + t + 1।
तो आपको बताया कि भाई फाइंड क्या निकालना है, आप पहला निकालिए कि भाई आप v निकालिए जो कि हमारे पास dx/dt से दिया जाएगा कहां पर, t इज इक्वल टू 3 पे, राइट। सेकंड हमने बोला है कि आप निकालिए कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ x निकालना है dt, किसके किसके बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में, इन दोनों को निकालिए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे अर्ली काइनेमेटिक्स में देखने को मिलेंगे। वहां पर हम चीजें डिफाइन करते हैं कि भाई dx/dt क्या होता है, स्पीड होता है, dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये चीजें वहां डिफाइन की जाती हैं। तो बस हम डेफिनेशन हमें याद रखनी है, बाकी एप्लीकेशन जो हमारे पास होता है, जो हम चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का, वो हमने पूरा सीख लिया है, हमें वैसे ही करना होता है। तो अगर मान लीजिए आपको ये करने को बोला है तो आप आराम से इसको कर सकते हो, सिंपल है। हमारे पास फर्स्ट वाले का करना है, हमें बोला है कि भाई dx/dt निकालो, हमने किया है डिफरेंशिएशन में। कैसे करोगे, वहां पर हो जाएगा 3t² - 2t + 1। कहां पर निकालना है आपको, t इक्वल टू 3 पे निकालना है, तो आप निकाल दो। dx/dt कहां पर निकाल रहे हैं हम लोग, हम निकाल रहे हैं t इक्वल टू 3 पे, तो आप रख दीजिए 3 × 3 का होल स्क्वायर - 2 × 3 + 1। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाता है, दिस इज 27, दिस इज -6 + 1, तो दिस इज 28 - 6 22, तो आपका 22 आंसर आ गया। वैसे अगर हम बात करते हैं कि सेकंड वाले पार्ट की, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, x dt यानी इंटीग्रेशन करने को बोला है, लिमिट्स दे दी हैं 0 से 1, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। तो सीधा सीधा आप एक को इंटीग्रेट कर लो, जैसे मैंने एडिशन रूल बताया था इंटीग्रेशन में, उस पूरे को इंटीग्रेशन करने वाला उनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करिए। वो x की पावर n वाला फंडा लग रहा है, तो x की पावर n+1/n+1 होगा, तो सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास, t की पावर 4/4 माइनस t की पावर 3/3 प्लस t की पावर 2/2 प्लस t, और यहाँ पर पूरे स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दो 0 से लेके 1 के बीच में। आप चाहो तो इंडिविजुअली इन पे लिमिट्स पे भी लगा सकते हो, मान लो इस पे आपने अलग इंडिविजुअली लिमिट लगा दिया, उस पे अलग लगा दिया, या आप सबको इंटीग्रेट करने के बाद पूरे फंक्शन पे एक साथ ही लिमिट्स लगा सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पूरे में पहले 1 रख देते हैं, कितना हो जाएगा 1/4 - 1/3 + 1/2 + 1, ये हो जाएगा, और बाकी सब में तो उधर 0 ही बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/4 + 1/2 इज 3/4, 3/4 + 1 कितना हो जाएगा 7/4 - 1/3, कितना हो जाता है 7 3 21, 21 - 4 कितना हो जाता है 17, तो 17/12। इस तरह से आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन के जितनी भी चीजें हो सकती थी बताने के लिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दी, और वैसे ही डिफरेंशिएशन की भी मैंने सारी चीजें खत्म कर दी हैं। तो इसके साथ ही हमारा बेसिक मैथ्स खत्म होता है। मैं नेक्स्ट जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो हम वेक्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वेक्टर्स में भी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जो रियल चैप्टर है फिजिक्स का उसके ऊपर जल्दी आएंगे, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। थैंक यू एवरीवन।